क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, अगर उसको हम देखते हैं तो शरीर के अंदर बैक्टीरिया या वायरस का एग्जिस्ट होना ही रोग का मेजर कारण नहीं हो सकता। रोग का कारण शरीर के अंदर टॉक्सिन्स का डिपॉजिशन होना है। जब शरीर के अंदर टॉक्सिन्स ज़्यादा होते हैं तो ऐसे में इम्यून सिस्टम पूरी तरह से ऑप्टिमम लेवल में काम नहीं कर पा रहा होता है। शरीर के अंदर से उन फॉरेन मैटर, हार्मफुल टॉक्सिन्स या वेस्टेज या गंदगी, इसको शरीर से बाहर निकालने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम लगातार रात दिन काम करता रहता है। जब ऐसा होता है तो इसको सेल्फ हीलिंग और रिपेयरिंग और मेंटेनेंस और अपने आप को ऑप्टिमाइज करने का टाइम नहीं मिलता है। ऐसे अवस्था में हमारा इम्यून सिस्टम धीरे धीरे पुअर होता जाता है, कमज़ोर होता जाता है। इम्यून सिस्टम के अंतर्गत जो सिस्टम है, सेलुलर सिस्टम है, आरबीसी मुख्य रूप से ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है, लेकिन उसके साथ जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी के अंदर जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, फॉरेन बैक्टीरिया को फाइट करने के लिए इम्यून सिस्टम के मेजर कंपोनेंट के रूप में काम करते हैं। ये पूरी तरह से थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, इनका स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाता है। जब ऐसा हो तो फिर उस इंसान को सामान्य भी कुछ अनफेवरेबल सिचुएशन फेस करना पड़े तो वह बीमार पड़ जाता है। उसके अंदर अगर थोड़ा बहुत भी फॉरेन बैक्टीरियाज एंटर कर गए तो घर जमा लेंगे, ऐसे में बीमारी हो जाती है। अदरवाइज सामान्य इंसान का अगर इम्यून सिस्टम ठीक हालत में है, शरीर के अंदर टॉक्सिन्स का लेवल ज़्यादा नहीं है, तो शरीर के अंदर अपना नेचुरल कैपेसिटी होता है उन फॉरेन बैक्टीरियाज को या वायरस को या टॉक्सिन्स को सेटल करने का। अब हम फास्टिंग के माध्यम से शरीर को हीलिंग करने के लिए टाइम देते हैं, रेस्ट करने के लिए टाइम देते हैं, रिपेयरिंग करने के लिए टाइम देते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए टाइम देते हैं। जब इस तरह से हम लोग फास्टिंग का अभ्यास करते हैं, एक और यह थेरापेटिक परिणाम देता है अर्थात थेरापी के रूप में इसके परिणाम है। दूसरी ओर इससे विल पावर इंक्रीज होता है, सहन शक्ति का विकास होता है। आप फास्टिंग जब करते हैं तो सर्टेन पीरियड के लिए कुछ भी नहीं खाना या कुछ स्पेसिफिक चीज़ ही खाना है, उसके अलावा कुछ नहीं खाना, इस तरह से जो संकल्पबद्ध होकर के खाना को नियंत्रण करते हैं, इससे मेंटल प्रोग्रामिंग हो जाता है। इट विल हेल्प स्ट्रेंथन आवर माइंड। माइंड मजबूत होगा, माइंड का सहन शक्ति बढ़ेगा, डिटर्मिनेशन कैपेसिटी बढ़ेगा। ऐसे में उस इंसान को रूटीन लाइफ के जो प्रेशर्स होते हैं, उन प्रेशर के कारण से जो डिफ़िकल्टीज आते हैं, उन डिफ़िकल्टीज से कोई परेशानी नहीं होगा, बिकॉज दैट पर्सन इज ऑलरेडी कैपेबल इनफ टू हैंडल अनप्लीजेंट एंड अनफेवरेबल सिचुएशंस। तो इस तरह से फास्टिंग एक तो मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाएगा, और दूसरी बात शारीरिक लेवल में अगर देखें तो शरीर के अंदर जब हमारा बेसल मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलता है, उसको अगर हम स्टडी करते हैं तो लगभग 70% एनर्जी जो हमारे शरीर के अंदर जो कंज्यूम होती है, उसमें टोटल एनर्जी का 70% एनर्जी खाना को पचाने में, उसको सेटल करने में और उसको डिटॉक्स करने में लगती है। अगर हमने खाना कंट्रोल कर लिया, फास्टिंग कर लिया, तो उस समय शरीर के अंदर डाइजेशन, एसिमिलेशन और उन वेस्टेज को कलेक्शन, ये सारा काम करने का लोड कम हो जाता है। जब ऐसा लोड कम होता है तो शरीर के अंदर जो भी एक्स्ट्रा फॉरेन मैटर डिपॉजिटेड है, एक्यूमुलेटेड है, उसको शरीर आसानी से कलेक्ट करके एक्सक्रेशनरी डोर, शरीर से गंदगी को निकालने के लिए
जो रास्ते हैं उन रास्ते तक आसानी से टॉक्सिन को पहुंचा पाती है, जिससे शरीर डिटॉक्सिफाई हो जाती है। अब ये ऐसे फास्टिंग कई लोग पॉलिटिकल रीजन से भी कर लेते हैं, और कई लोग रिलीजियस रीजन से भी करते हैं, कई लोग थेरापेटिक रीजन से भी करते हैं। फास्टिंग मुख्य 3 पर्पज़ के लिए लोग करते हैं। अब पॉलिटिकल रीजन में जो फास्टिंग किए जाते हैं उसके गोल अलग होते हैं, उसके फोकस अलग होते हैं, एनर्जी चैनलाइजेशन अलग होता है। उससे नॉर्मली थेरापेटिक रिजल्ट उतना ज़्यादा नहीं आता जितना आना चाहिए, क्योंकि उसमें फास्टिंग कभी लंबा हो सकता है, कभी एब्रप्ट हो सकता है, और फिर फास्टिंग जो ब्रेक करने का काम कभी एब्रप्ट हो सकता है, और उसके बाद क्या खाया जाता है, उससे पहले क्या खाया जाता है, यह बहुत मैटर करता है थेरापी के लिए। इसीलिए जो पॉलिटिकल इंटेंशन से किए जाने फास्ट, हालांकि डिटॉक्स के लिए शरीर को टाइम मिलता है, सर्टेन एक्सटेंट फ़ायदा तो होता है, लेकिन पूरी तरह से इलाज के रूप में यह उतनी ज़्यादा कारगर नहीं हो पाते हैं। फिर भी उससे, जैसे मैंने कहा, विल पावर बढ़ाने के लिए, मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए और सामान्य स्तर में डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हेल्प मिलता है। और दूसरा, जो रिलीजियस रीजन से फास्टिंग किए जाते हैं, रिलीजन से किए जाने फास्टिंग में बाकी सारी चीज़ें अच्छे हैं। इससे माइंड पॉजिटिव होता है, विल पावर भी बढ़ता है, और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जब तक फास्टिंग है तब तक शरीर को रेस्ट तो मिलता ही है, लेकिन ब्रेक करते समय सबसे ज़्यादा गड़बड़ी कर लेते हैं लोग। जब फास्ट को ब्रेक करना होता है तो उस समय अक्सर हेवी फूड खाते हैं, फ्राइड फूड खाते हैं। इससे शरीर के ऊपर उल्टा बम्बारमेंट हो जाता है, जिसके कारण से फास्टिंग के बाद हेल्थ में उतना कंफर्ट या अच्छा महसूस होने का संभावना जितना हो सकता था उतना नहीं होता है। और दूसरी बात, रिलीजियस रीजन से किए जाने फास्टिंग से पहले अगर हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो लोग रात को उठ कर के बहुत हैवी खाना खा लेते हैं, और जब हैवी खाना खाने के बाद फास्टिंग कर रहे हैं तो शरीर को रेस्ट तो मिल ही नहीं रहा है, उसको जो हैवी खाया था उसको सेटल करने में ही पूरे एनर्जी को लगना पड़ रहा है। तो शरीर का रिपेयरिंग का काम, मेंटेनेंस का काम, डिटॉक्सिफिकेशन का काम ऐसे ही रह जाता है, जिसके कारण से ऐसा वाला फास्टिंग भी उतना ज़्यादा थेरापेटिक होता नहीं है। अब थेरापेटिक फास्टिंग क्या होता है कि इसका प्रिपरेशन होता है। जिस समय फास्टिंग करनी है उससे पहले से शरीर को प्रिपेयर करने के लिए खान पान में नियंत्रण शुरू किया जाता है, और फास्टिंग भी पेशेंट के लेवल को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं। उसमें जैसे वाटर फास्टिंग, कभी कभी कुछ केसेस में तो 100% फास्टिंग भी होता है, वाटर भी ना लें, इस तरह का भी फास्टिंग होता है। आपको मैं बताऊं, एक ये नोबेल प्राइज़ मिला है 2018 में, मेरे ख्याल से एक फेमस साइंटिस्ट को मिला है कि कैंसर रिसर्च से कनेक्टेड रिसर्च है वह, और साथ में इनफैक्ट जेनेटिक मॉडिफिकेशन या जो डीएनए पर जो इन्फॉर्मेशंस होते हैं उनको प्रोग्राम करने के लिए, उनमें नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को रिमूव करके पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन को इंस्टिल करने के लिए शरीर को फास्टिंग की आवश्यकता पड़ती है। उन्होंने कहा कि अगर कोई इंसान 24 घंटे का फास्टिंग कर लें तो उसको कैंसर उसके शरीर में सर्वाइव ही नहीं कर सकता। उसके शरीर के जो सेलुलर प्रोग्रामिंग इतना अच्छा हो जाता है कि वह अगर पहले से कैंसर हो तो भी उसको बहुत आसानी से फाइट करना शुरू कर देता है। इस तरह से उन्होंने फास्टिंग के इफ़ेक्ट के ऊपर रिसर्च करे, उस फाइंडिंग के लिए नोबेल प्राइज़ तक मिला है। और अगर कोई ये पूरा फास्टिंग नहीं कर सकता है 24 घंटे का, तो फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग कंसेप्ट उन्होंने सजेस्ट करे हैं। चलो 24 घंटा नहीं कर सकते हैं तो 16 घंटा करो, 14 घंटा करो, 10 घंटा करो, उससे भी बहुत लाभ प्राप्त किया जा सकता है। और इसी तरह के कंसेप्ट को ट्रेडिशनल टाइम में जो वाटरलेस फास्टिंग बहुत लोग करते ही थे, रिलीजियस फास्टिंग में इस तरह का वाटरलेस फास्टिंग कम से कम साल में 1-2 बार तो आते ही हैं। कई लोग तो
हर एक एकादशी में ही निर्जला फास्टिंग करते हैं। हर एक एकादशी का मतलब तो साल में कितने बार आ गए एकादशी। और इसका बहुत लाभ होता है। अब थेरापेटिक फास्टिंग में जैसे मैंने कहा कि हम लोग वाटर लेस फास्टिंग करते हैं, एक दूसरा वाटर फास्टिंग करते हैं, तीसरा जूस फास्टिंग करते हैं, चौथा फ्रूट फास्टिंग करते हैं, पांचवा अनकुक फूड पर भी फास्टिंग करते हैं, रॉ डाइट पर फास्टिंग। इस तरह से कई कैटेगरीज में फास्टिंग किए जाते हैं। और सबसे उत्तम फास्टिंग है, ऐसे तो वाटरलेस है, लेकिन वाटरलेस फास्टिंग सामान्य लोगों को मुश्किल हो जाता है। कई बार फिजिकल एक्टिविटीज़ अगर रेस्ट्रिक्ट ना करें तो कमज़ोरी आ जाती है, इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन वाटर फास्टिंग सभी लोग कर सकते हैं। वाटर फास्टिंग में उतना रिस्क होता नहीं है। ऐसे भी अगर हो सकता है तो हफ्ते में एक बार वाटर फास्टिंग अगर करते हैं तो ऐसे इंसान फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर एक हिसाब से स्वस्थ रहेंगे। लेकिन इसका जो फास्टिंग करने से पहले, एक दिन पहले का खाना और फास्टिंग ब्रेक करने के बाद का खाना बहुत लाइट होना ज़रूरी है। ऐसे लाइट का मेरा मतलब जैसे फास्टिंग से पहले वाला खाना खिचड़ी टाइप का हो, फास्टिंग के बाद वाला खाना उसमें जूस से शुरू करें और थोड़ा इजीली डाइजेस्ट होने टाइप के फ्रूट्स खा लें। डेट्स वगैरह लिया जा सकता है, इजीली एनर्जी मिल जाता है उससे भी। उसमें साथ में जो खाना उसके बाद खाया जाता है खिचड़ी टाइप का हल्का खाना खा लें, तो फिर उससे शरीर एडप्टेशन आसानी से कर पाती है। इस तरह से फास्टिंग अगर मैंने कहा जैसे हफ्ते में एक दिन या कम से कम महीने में 2 बार भी फास्टिंग करते हैं तो बहुत सारे बीमारी अपने आप ही प्रिवेंट होते हैं। तो ये फास्टिंग का बेसिक कंसेप्ट है। और ध्यान रखने की बात यह है कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा लो शुगर लेवल है या किसी को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आती हो या प्रेगनेंसी का पीरियड हो, ऐसे में फास्टिंग नहीं किया जाता। इवन ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में भी फास्टिंग नहीं किया जाता है, क्योंकि उसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और शरीर को हीलिंग, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस के लिए जो एनर्जी कंजप्शन हो रहा था उससे कई गुना ज़्यादा एनर्जी फीडिंग के लिए चाहिए होता है उसमें। तो इस वजह से ऐसे कुछ बेसिक कंडीशंस में तो फास्टिंग सजेस्टेड नहीं है। अदरवाइज फास्टिंग बहुत ही चमत्कारिक ढंग से हेल्प करता है और हम सबको करनी चाहिए। अगर हम फास्टिंग नियमित करते हैं तो इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं। इन कॉम्प्लिकेशंस को हम लोग उभार कहते हैं। उभार के रूप में कैसे कॉम्प्लिकेशन होते हैं? क्योंकि जैसे मैं कई बार आप लोगों को कहता रहता हूँ कि खाना हमें टाइम से खाना चाहिए, बॉडी क्लॉक के हिसाब से खाना चाहिए। अगर बॉडी क्लॉक के हिसाब से हम खाना नहीं खाते हैं तो उस समय बॉडी अपने आप ही खाना पचाने वाले एंजाइम्स बना देती है। अगर उस समय हमने खाना नहीं खाया तो एंजाइम जाकर के रिएक्शन करेगा, दैट विल लीड टू डिस्कम्फर्ट। इसको कंट्रोल करने के लिए जब हम पूरी तरह से मनोयोग से फास्टिंग करते हैं तो ऐसे ही केमिकल रिएक्शंस कंट्रोल हो चुका होता है बहुत हद तक। फिर भी आप थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहेंगे तो उस केस में जो एंजाइम्स अगर बन भी गए हो तो भी ये पानी उसको अपने साथ ले जाएगा, जिससे वो रिएक्ट ना कर पाए। इन बेसिक बातों को ध्यान में रखते हुए फास्टिंग करेंगे तो फास्टिंग से कोई नुकसान नहीं होता और इससे बहुत लाभ है।